नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, देखिए कार्ल मार्क्स की विचारधारा और दर्शन को देखा जाए तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत मार्क्स एक ऐसा दार्शनिक व्यक्ति था जिसने द्वंद्वात्मक पद्धति को मूल इंप्लीमेंट करते हुए अपने शासन का स्वरूप प्रदान किया। कार्ल मार्क्स ने समय समय पर जो है इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, साम्यवादी व्यवस्था है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, संघर्ष जो फ्रीडम स्ट्रगल की संघर्ष की स्थिति है, उन सब का अध्ययन करके कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसने कहा कि मार्क्स जो मूल रूप से बात करता है वो इस बात पर बल देता है कि हमें आदिम काल से लेकर के वर्तमान काल तक शासन का स्वरूप कैसे निर्धारित करना है। तो कार्ल मार्क्स के सबसे पहले हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अगर हम लोग पढ़ें तो कार्ल मार्क्स ने हिगल की तरह मूल रूप से द्वंद्ववादी प्रक्रिया को स्वीकार किया और मार्क्स के दर्शन का मूल आधार जो है वो मार्क्स का है, वो है द्वंद्ववादी प्रक्रिया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। देखिए कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है वो ये कहता है कि भौतिक वस्तुओं को स्वीकार करना एक शाश्वत सत्य है और मार्क्स ने हिगल के द्वंद्ववाद के विषय में कहा कि मैंने हिगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल पर खड़ा पाया अतः मैंने उसे उठाकर पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। मार्क्स के अनुसार मानव समाज में सदैव कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन ये परिवर्तन मानव जीवन की भौतिक परिस्थितियों के कारण होते हैं, न कि दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर। हिगल के अनुसार विश्व आत्मा में परिवर्तन होता है, लेकिन मार्क्स के अनुसार भौतिक साधनों में परिवर्तन होता है। अतः मार्क्स भौतिक यांत्रिक ने होकर द्वंद्ववादी हो जाता है और उसने एक गेहूं के दाने का उदाहरण देकर के कहा कि गेहूं का जो दाना है वो मूल रूप से क्या करता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद, यानी कि मार्क्स की जो विचारधारा है उसने कहा द्वंद्व हर चीज के अंतर्गत होता है और द्वंद्ववाद के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पर द्वंद्व से वाद, प्रतिवाद और संवाद होता है। तो ऐसी स्थिति में कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा और दर्शन है उसने गेहूं के दाने को उसने वाद बताया और जो पेड़ बना उसको प्रतिवाद बनाया और जो गेहूं की नई टहनियों से नए वापस गेहूं आए वो उसको संवाद कहता है। तो कार्ल मार्क्स का भौतिक पदार्थों में परिवर्तन पर बल देता है। नंबर 2 आता है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। देखिए वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स बिल्कुल इस बात में एकदम स्पष्टवादी है कि संघर्ष होना निश्चित है। मनुष्य जाति का आज तक का इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्ष का इतिहास है और यह संघर्ष किसमें होता है, अमीर और गरीब के अंतर्गत। धनिक अधिक धनिक होता जा रहा है और अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है, अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में हमेशा ये खाई बढ़ती रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो मार्क्स की विचारधारा है उसका अगर अपन अध्ययन करें तो
मार्क्स ने जो बात कही अमीर और गरीब यानी कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में हमेशा शोषक और शोषित दो वर्ग रहते हैं और उनमें जब संघर्ष होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होती है? क्रांति होती है। तो मार्क्स के अनुसार आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष अत्यधिक तीव्र हो गया है और द्वंद्ववाद के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था के साथ साथ श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ और दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक होते हुए भी सदैव संघर्षशील रहते हैं, क्योंकि पूंजीपति को श्रमिक के बिना कार्य नहीं चलता है और श्रमिक को पूंजीपति के बिना कार्य नहीं चलता। एक दूसरे के दोनों पूरक होते हुए भी दोनों आपस में संघर्षशील रहते हैं। तो पूंजीपति वर्ग न केवल उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखता है बल्कि वह सामाजिक, वैधानिक, राजनीतिक संस्थाओं का प्रयोग भी अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर संघर्ष होना निश्चित है। तो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो पूंजीपति वर्ग की जो विशेषताएं बताता है उसमें वो कहता है एक तो व्यक्तिगत लाभ, पूंजीपति वर्ग को हमेशा अपना व्यक्तिगत लाभ दिखता है, श्रमिक वर्ग की वह हमेशा उपेक्षा करता है और श्रमिक वर्ग को कुछ नहीं देता है, केवल उसकी मजदूरी देता है और उससे मजदूर का हमेशा शोषण होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत लाभ की स्थिति में हमेशा पूंजीपति वर्ग रहता है। नंबर 2, पूंजी का केंद्रीकरण। पूंजी का केंद्रीकरण से तात्पर्य यह है कि जो मार्क्स की विचारधारा है वो मूल रूप से पूंजी का केंद्रीकरण होता है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पूंजी मूल रूप से जो है वो सेंट्रलाइजेशन होती है जिससे गरीब तबकों के अंतर्गत उसका विकेंद्रीकरण नहीं होता है और पूंजीपति वर्ग हमेशा लाभ कमाने की स्थिति के अंतर्गत रहता है। नंबर 3, कृत्रिम आर्थिक संकट पैदा करना। कृत्रिम आर्थिक संकट का मतलब यह हुआ कि पूंजीपति वर्ग हमेशा आर्थिक संकट पैदा करता रहता है और बाजार में माल बहुत अधिक होता है लेकिन श्रमिक वर्ग की क्रय शक्ति नगण्य होने से उनका विक्रय नहीं हो पाता है। पूंजीपति इस संकट से निपटने के लिए कृत्रिम कमी पैदा करते हैं जिसके कारण श्रमिक वर्ग में असंतोष की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और इसीलिए मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था जो सबसे बड़ी चीज का उत्पादन करती है वे उन लोगों का वर्ग जो स्वयं पूंजीपति वर्ग अपनी कब्र खोते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन्होंने कहा कि पूंजीपति वर्ग अपनी खुद की स्वयं की कब्र खोते हैं और इससे उनका जो है अंत होना सुनिश्चित है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मार्क्स का इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का अगर अपन अध्ययन करें मार्क्स की तो देखिए मार्क्स की जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या है मार्क्स ने जो बात कही और जो इतिहास में जो घटनाएं घटित हो रही है मानव क्रियाओं के द्वारा, तो उसने कहा इतिहास जो है वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या। देखिए मानव जीवन का जो क्रम है वो मूल रूप से 6 घटनाओं से गुजरता है। आदिम अवस्था, दास अवस्था, आदिम अवस्था, दास अवस्था, सामंत, पूंजीपति और पूंजीपति के बाद में श्रमिक और श्रमिक के बाद में साम्यवाद। 1 2 3 4 5 6। तो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है और जो दर्शन है उसका अगर अपन अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने आदिम काल के अंतर्गत ने कोई पूंजीपति वर्ग था, ने उद्योग धंधे थे, ने कल कारखाने थे, ने पहिए का आविष्करण था, ने जो है आधुनिक कल कारखाने थे, ने अग्नि था, अग्नि का आविष्कार था। यानी कि लोग भूखे मरते थे, अपना
पेट भरने के लिए जंगल में जाते थे, कच्चा मांस खाते थे और कुटुंब कबीलों की तरह जंगल में घूमते रहते थे और पत्थर और औजारों से क्या है, धनुष बाण और उत्पादन पैदा करते थे। तो गाजर है, शकरकंद है, मूलकंद है, मांस है, उनसे अपना पेट भरते थे जानवरों से, और वो क्या थी, आदिम अवस्था थी। और इसके अंतर्गत कोई शोषक और शोषित वर्ग नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है, और धीरे धीरे विकास के परिणाम स्वरूप क्या होती है, आदिम अवस्था से दास अवस्था में आता है। नंबर 2 पर दास अवस्था आती है, और मानव क्या है, भौतिक जीवन में परिवर्तन आता है, और कुछ धीरे धीरे आपके जंगलों के अंतर्गत खेती करने लगता है, पशु पालने लगता है, और एक मनुष्य का स्थायी निवास स्थान बनता है, अपनी निजी संपत्ति का उदय होता है, और उससे क्या होता है, श्रम विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि पशु पालना, खेत चलाना, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, आदिम अवस्था से दास अवस्था में आता है और अपने भूमि का मालिक बन जाता है, और दूर से व्यक्ति को क्या बना लेता है, वो दास बना करके उनसे काम करता है। तो ये दास अवस्था और स्वामी और दास अवस्था भी लंबे समय तक नहीं चलती, लेकिन दो वर्गों का, आदिम से दास में दो वर्गों का उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 पर आता है सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग देखते हैं मूल रूप से, तो सामंती अवस्था जो स्थिति उत्पन्न होती है वो ये आती है कि इससे क्या होता है, धीरे धीरे और विकास होता है और उत्पादन के साधनों में वृद्धि होती है। लोहे के हल, हाथ करघे आदि प्रचलित होते हैं, और कृषि, बागवानी और कपड़ों के उद्योगों का विकास होता है। उत्पादन के इन साधनों का विकास होने के परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि दास प्रथा के स्थान पर एक नवीन व्यवस्था का सूत्रपात होता है, और वो व्यवस्था होती है सामंतवादी व्यवस्था। तो समाज के अंतर्गत जो है, भूमि का जो मालिक है वो सामंत बनता है और कृषि कार्य कराता है, और छोटे जो लोग होते हैं वो श्रमिक होते हैं, अर्थात सामंत और किसान दो वर्ग बन जाते हैं। या तो बनते हैं स्वामी और दास, या बनते हैं सामंत और किसान। तो ऐसी स्थिति में शोषक और शोषित और शोषक दो वर्ग पैदा होते हैं, और जिससे मैं आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स द्वारा जो आर्थिक व्याख्या की गई है इतिहास की, इसमें संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट आता है फिर पूंजीवादी व्यवस्था। देखिए, सामंत के बाद में क्या होता है, 18वीं शताब्दी के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति होती है, और औद्योगिक क्रांति के कारण आपके उत्पादन के साधनों में वृद्धि होती है और उनमें आमूलचूल परिवर्तन होता है। इसके चलते चलते बड़े कल कारखाने लगते हैं, पूंजीपतियों का निर्माण होता है, मशीनों का निर्माण होता है, और आपको मैं बता दूं कि कल कारखानों के परिणाम स्वरूप मूल रूप से ऐसी स्थिति आती है कि वहां पर श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग में जो किसान और सामंत है वो परिवर्तित हो जाते हैं, और वह संघर्ष मूल रूप से इतना तीव्र होता है कि विनाश के बीज बो दिए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में मूल रूप से श्रमिक वर्ग अपनी मांगों को लेकर के स्ट्राइक करता है, हड़ताल करता है पूंजीपतियों के प्रति, और चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के बाद में अंतिम विजय किसकी होती है, श्रमिकों की होती है। तो लास्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व, और कार्ल मार्क्स का कहना है कि पूंजीपतियों के अन्याय और अत्याचार की जब चरम सीमा पहुंच जाती है तो श्रमिक वर्ग में असंतोष फैलता है, और कल कारखानों और उद्योगों को श्रमिक वर्ग अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि उनके बिना वे कल कारखाने संचालित नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपको मैं बताऊं कि पूंजीपतियों के शोषण का मुकाबला करने के लिए जो मार्क्स ने जो बात कही है, वो पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकने के लिए कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीपतियों को उखाड़ फेंको, और श्रमिक वर्ग की विजय होती है। और उसके पश्चात मार्क्स का मानना है कि श्रमिक वर्ग की क्रांति के पश्चात जो स्थिति आती है वो ये आती है कि मूल रूप से उसमें ये जो बल दिया जाता है वो साम्यवादी व्यवस्था आती है, और जो कार्ल मार्क्स खुद स्वयं चाहता है वो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व चाहता है, और पूंजीपति वर्ग का उन्मूलन हो जाता है, और साम्यवाद की जो अवस्था है वो आदर्श अवस्था है
जो वर्ग विहीन है, राज्य विहीन है और शोषण विहीन है, और जिसमें न तो समाज का कोई वर्ग है और सभी मनुष्य समान काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति की जो स्थिति बनी हुई है वो मूल रूप से कार्ल मार्क्स ने कहा है वो साम्यवादी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स की जो अवस्था आती है वो आती है साम्यवाद। कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के ऊपर क्या जो है विचार है, साम्यवादी जो स्थिति है उसके ऊपर कार्ल मार्क्स ने क्या विचार दिए थे, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे साम्यवाद। देखिए, साम्यवाद के बारे में अगर अपन देखें तो कार्ल मार्क्स का यह कहना था कि समाज में पूंजीवाद का सर्वोच्च वर्चस्व कायम हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विषमता को प्रोत्साहन मिला और समाज में पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग विभाजित हो गए। ऐसी स्थिति में पूंजीपति वर्ग का विरोध किया गया और समाज के अंतर्गत जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो आपके श्रमिक वर्ग है, उन्होंने विरोध करते हुए पूंजीपतियों को ध्वस्त करते हुए इस बात पर बल दिया कि साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना कैसे होगी। तो कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों को एकजुट रहने के लिए इस बात पर बल दिया कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि विश्व के मजदूरों को एक जब हो जाएंगे तो वो साम्यवाद की व्यवस्था होगी, जिसमें आर्थिक व्याख्या का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा, कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा, बल्कि साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोग समान रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो साम्यवादी व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत है उसमें उन्होंने कहा था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, नंबर 1 उन्होंने जो बात कही वो ये कही थी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से यहां पर तात्पर्य यह है कि मार्क्स द्वंद्ववाद में विश्वास करता था और उसका मूल कारण था समाज के अंतर्गत पूंजीपति वर्ग को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अमीर और गरीब दो वर्गों को अंतर्गत बांट दिया और उन दो वर्गों के परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि मार्क्स पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते थे और संपत्ति का कहीं न कहीं पर निजीकरण के स्थान पर सामाजिकरण करना चाहते थे। और ऐसी स्थिति में साम्यवाद का जन्म होता है और साम्यवाद ही पूंजीवाद के अंत का प्रथम पड़ाव है। तो मार्क्स के जो साम्यवाद का प्रमुख सिद्धांत है उसमें नंबर 1 आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नंबर 2 इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जो मैंने अभी आपको बताया था। इतिहास की आर्थिक व्याख्या से तात्पर्य यह है कि साम्यवादियों के द्वारा इस बात का खंडन किया गया कि इतिहास कुछ महान व्यक्तियों के क्रियाकलापों का परिणाम मात्र है। मार्क्स ने कहा जो आदिम अवस्था है, जो सामंतवादी व्यवस्था है, जो आपके पूंजीवादी व्यवस्था है, श्रमिकवादी व्यवस्था है, यानी कि समय और परिस्थितियों के अनुसार विकास होता है और विकास के परिणाम स्वरूप जो है इतिहास के अंतर्गत संघर्ष होता है और जो आपके दो वर्गों का पैदा होता है और उसमें अंतिम विजय किसकी होती है? श्रमिक वर्ग की होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि मार्क्स की विचारधारा के अंतर्गत कहीं न कहीं पर जो है आर्थिक पहलू को भी महत्व दिया गया था। नंबर 3 आता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। देखिए, मार्क्स ने जो बात कही वो बहुत ही क्लियर बात कही है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अंतर्गत। मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य का मैं आपको एक फंडा बताता हूं कि मान लीजिए किसी उद्योग के अंतर्गत जो लागत है वो आती है 100 रुपए। 100 रुपए में एक उद्योग लगा है। अब 100 रुपए के अंतर्गत मार्क्स ये कहता है कि मशीनों की घिसाई, लाइट, पानी, बिजली, ये मान लीजिए 50 रुपए उसके ये आ जाते हैं और 20 रुपए उसके मान लीजिए मजदूरी के लगते हैं। तो 50 और 20 यानी कि जो है 70 रुपए के अंतर्गत एक जो है चीज पैदा होती है।
मार्क्स ये कहता है कि उद्योगों के अंतर्गत 30 रुपए क्या है, मुनाफा है। तो मार्क्स ये कहता है कि जो 30 रुपए का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जो मुनाफा प्राप्त हुआ है, वो मान लीजिए श्रमिकों में बांट दिया जाना चाहिए, क्योंकि श्रमिकों की मेहनत के, क्योंकि उसके उद्योगों की लाइट, पानी, बिजली, उसकी खपत, ब्याज 50 रुपए में सारा आ गया और श्रमिकों की मेहनत का भी आ गया, लेकिन अतिरिक्त मूल्य जो 30 रुपए आ रहा है, वो मार्क्स कहता है आपस में श्रमिकों में बांट दिया जाना चाहिए, ताकि मूल रूप से इसका प्रभाव हो सके और मुनाफा मजदूरों के परिणाम स्वरूप हुआ है, और ऐसी स्थिति में गरीब और अमीरों के बीच में खाई नहीं होगी। और हम लोग कहते हैं मार्क्स जो है मूल रूप से इसका महत्व देता है। नेक्स्ट आता है वर्ग संघर्ष में विश्वास। देखिए, कार्ल मार्क्स, मैंने आपको बताया था, शोषक और शोषित दो वर्ग, पूंजीपति और मजदूर वर्ग, उनके हित आपस में टकराते रहते हैं और पूंजीपति हमेशा कम मजदूरी पर अपने मजदूर प्राप्त करना चाहता है और मुनाफा कमाना चाहता है, जबकि मजदूर क्या करते हैं, अपने श्रम का मूल्य अधिक चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों में संघर्ष होगा और संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उनमें दो वक्त की जो रोटी है वो मुश्किल हो जाएगी। तो मार्क्स अपने साम्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत इसको महत्व देता है कि वर्ग संघर्ष होना अत्यंत जरूरी है। नेक्स्ट आता है पूंजीवाद का विरोध और उसके अंत की संभावना। मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत इस बात को महत्व दिया है कि पूंजीपति वर्ग का विनाश निश्चित है, और इसके पीछे मूल धारणा यह है मार्क्स की कि इसका जो है अंत सुनिश्चित है, क्योंकि पूंजीपति लोग बड़े नालायक, निर्कष्ट होते हैं और वह समाज का कभी भी विकास नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पूंजीपति वर्ग हमेशा अपने स्वार्थ का प्रयोग करते हैं और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वह सदैव ही इस बात की परिकल्पना करते हैं कि मार्क्स मूल रूप से मजदूरों के हितैषिता, मजदूरों के हितों को महत्व देता था, लेकिन मार्क्स ने कभी भी पूंजीपति वर्ग को स्वीकार नहीं किया। और इसी का परिणाम आप लोग देखते हो कि 1917 के अंतर्गत जो बोल्शेविक क्रांति हुई, उसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हुआ और पूंजीपति वर्ग का सर्वनाश हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में विश्वास। देखिए, मार्क्स की जो विचारधारा है वो साम्यवादी मार्क्स की इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं कि वे पूंजीवाद के खिलाफ मजदूरों द्वारा हिंसात्मक क्रांति की जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद लगभग समाप्त सा हो जाएगा। उसके बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कुछ समय के लिए कायम होगी, तो जो कुछ बचे हुए पूंजीवाद के तत्वों को समाप्त करेगी और उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण हो गया। यानी कि मार्क्स जो है वो हमेशा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के अंतर्गत विश्वास करता है। नेक्स्ट आता हिंसात्मक क्रांति में विश्वास। मार्क्स का मानना है कि जब क्रांति होगी तो हिंसा भी सुनिश्चित होगी, और पूंजीपति वर्ग का जब श्रमिक वर्ग अंत करेंगे तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हिंसात्मक क्रांति भी हो सकती है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत मार्क्स ये कहता है कि पूंजीपति वर्ग का अंत सुनिश्चित है और इससे साम्यवादी व्यवस्था कायम होगी। इस व्यवस्था में किसी के द्वारा किसी का शोषण नहीं किया जाएगा, बल्कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा। नेक्स्ट आता है प्रजातंत्र का विरोध। साम्यवाद हमेशा मैं आपको बता दूं प्रजातंत्र का घोर विरोधी है, और आज भी आपको मैं बता दूं कि चाइना के अंतर्गत साम्यवाद है, वहां पर लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं है। साम्यवाद रशिया में था तो भी वो प्रजातंत्र का घोर विरोधी था। तो लोकतंत्र के संदर्भ में उनका कहना था कि लोकतंत्र जनता का शासन नहीं है, अपितु मार्क्स ने कहा ये पूंजीपतियों का शासन है, क्योंकि वहां पर उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है और इससे क्या है
पूंजीपति वर्ग के स्वार्थों को महत्व मिलता है। अतः मार्क्स जो विचारधारा महत्व करता है वो प्रजातंत्र का घोर विरोधी है। और उसने कहा पूंजीपति वर्ग चुनाव के समय मजदूरों तथा गरीबों को कुछ धन देकर के वोट बटोर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मार्क्स ने जो बात कही वो मूल रूप से स्वतंत्रता के लिए या श्रमिकों के लिए साम्यवादी व्यवस्था को ही उसने अवश्यंभावी माना। नेक्स्ट आता है धर्म का विरोध। देखिए, कार्ल मार्क्स की हम विचारधारा और दर्शन को पढ़ रहे हैं और कार्ल मार्क्स मूल रूप से जो है साम्यवादी विचारधारा का प्रबल समर्थक था और उसने धर्म का घोर विरोध किया। मार्क्स के दृष्टिकोण के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, धर्म एक अफीम के समान है और वह साम्यवाद दर्शन को अस्वीकार करते हुए इसको विकास में बाधक मानता है। तो ऐसी स्थिति में धर्म जो लोगों का है वो मूल से सामाजिक आर्थिक अन्याय को सहन करने की शिक्षा देता है और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने को रोकता है। साम्यवादी कहते हैं धर्म हमेशा से ही पूंजीपतियों, तानाशाही लोगों और अत्याचारियों का जो है शोषण का साधन रहा है और धर्म के नाम पर गरीबों को, मजदूरों को, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके धर्म की आड़ के अंतर्गत उनका शोषण किया जाता है। अतः मूल रूप से कार्ल मार्क्स ने धर्म का घोर विरोध किया और कहा कि ईश्वर में अविश्वास पैदा करना चाहिए। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है तो वो है श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग और उनके हितों को महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है राष्ट्रवाद का विरोध। कार्ल मार्क्स जो है राष्ट्रवाद का घोर विरोध करता है और साम्यवादियों के मुताबिक राष्ट्र क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, वो कहीं पर भी इसकी डेफिनेशन का डिफाइन नहीं करता है। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो ये चाहता है कि जो कुछ है वो श्रमिक है, जो कुछ है वो मजदूर है और राष्ट्रवाद के नाम पर क्या किया जाता है, मजदूरों का शोषण किया जाता है और उन पर अत्याचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने कहा विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों और जंजीरों के अलावा कुछ नहीं खोना है, तुम्हें पाना ही पाना है, खोना कुछ नहीं है। खोएगा तो पूंजीपति वर्ग खोएगा, खोएगा तो तानाशाही वर्ग खोएगा, राजा खोएगा, लोकतांत्रिक देश खोएंगे, बल्कि श्रमिक वर्ग को कुछ नहीं खोना है। नेक्स्ट आता है राज्य का विरोध। कार्ल मार्क्स की विचारधारा और दर्शन को अगर अपन देखें तो धर्म और राष्ट्रवाद का विरोध के साथ साथ वे राज्य का भी विरोध करता है। मार्क्स ने कहा कि क्रांति जब होगी तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित हो जाएगा और वह समाज क्या होगा, राज्य विहीन समाज होगा। उस समाज के अंतर्गत जो है वर्ग विहीन समाज होगा, शोषण विहीन समाज होगा और उसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वच्छंद जीवन यापन करेगा। और जो लास्ट आपके ये साम्यवादी विचारधारा की जो विचारधारा है वो उसमें मार्क्स एक पॉइंट और देता है, शोषण रहित, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना। यानी मार्क्स ने एक शोषण विहीन समाज की परिकल्पना की। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मार्क्स की जो विचारधारा है वो राज्य को समाप्त करके एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन और तकनीकी दृष्टि से एक उन्नत समाज की स्थापना पर बल देता है और उसमें वर्ग विहीन समाज के ऊपर बल देता है। नेक्स्ट आता है वितरण व्यवस्था में विश्वास। देखिए, कार्ल मार्क्स, मैंने आपको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देकर के इस बात पर बल दिया है कि कार्ल मार्क्स समान रूप से वितरण करना चाहता है और समान रूप से वितरण से तात्पर्य यहां पर यह है कि कार्ल मार्क्स कहीं पर भी मूल रूप से वितरण को लेकर के समानता, इक्विलिटी पर बल देता है, जिसके तहत ये मानता है कि लोगों को समान रूप से परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो है मौका मिलते ही
पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर देना चाहिए और मेहनत करके कमा करके खाना चाहिए, ताकि मूल रूप से जो है समान रूप से वितरण हो सके। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा और दर्शन है वो मूल रूप से श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग के हितों पर महत्व देने वाली है। थैंक यू।